नमस्कार विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम इस क्लास में ज्योग्राफी के पार्ट 6 मानव अधिवास के भाग 2 में ग्रामीण अधिवास के प्रकारों की बात करेंगे। हमने इससे पहले की क्लास में मानव अधिवास का वर्गीकरण पढ़ा था, जिसमें हमने वर्गीकरण में मानव अधिवास के 2 प्रकार के वर्गीकरण पढ़े थे। ग्रामीण अधिवास, फिर हमने ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं ये समझा था। फिर एक वर्गीकरण होता है नगरीय अधिवास। तो आज हम ग्रामीण अधिवास के प्रकार पढ़ेंगे। ग्रामीण अधिवास के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं ग्रामीण अधिवास के? 4 प्रकार होते हैं। तो उन चारों प्रकारों में से सबसे पहला सघन या गुंचित अधिवास, फिर दूसरा प्रकार ग्रामीण अधिवास का प्राकीर्ण या एकांकी अधिवास, फिर तीसरे नंबर पे मिश्रित अधिवास, और जो लास्ट है वो पल्ली या पुराना या पूर्वा अधिवास। ऐसे करके हम 4 अधिवासों की चर्चा करेंगे। तो आपको पता लग गया होगा कि मानव अधिवास के कितने ग्रामीण अधिवास के कितने प्रकार हैं। 4 प्रकार हैं जो आपके सामने हैं। इनकी एक एक करके आज हम चर्चा करेंगे। ग्रामीण अधिवास के प्रकार में सबसे पहले हम सघन या गुंचित अधिवास की चर्चा करते हैं। नाम से आपको पता लग रहा होगा कि सघन या गुंचित अधिवास। सघन या गुंचित, सघन समझ में आ रहा होगा आपको। सघन यानी घर पास पास होते हैं इस प्रकार के अधिवास में, या गुंचित यानी एक गुच्छे के रूप में। ये गुच्छे जैसे आपने लॉकर रहता है, ताला रहता है, उसकी चाबी का गुच्छा देखा होगा, उसमें एक से अधिक चाबियां एक साथ होती है। इसी प्रकार सघन या गुंचित अधिवास में घर पास पास होते हैं। जैसे कोई ये एक एरिया होता है, जैसे कोई एक एरिया है जिसमें घर बिल्कुल क्या है, पास पास, नज़दीक एक दूसरे से दूरी कम होती है, गुंचित है। तो इस तरह ये इस प्रकार के जो बसावट होगी उनको गुंचित या सघन अधिवास कहेंगे। तो चर्चा करते हैं इसकी। सघन या गुंचित अधिवास, इसके देखो अन्य नाम भी हैं। अन्य नाम, जिनको अन्य नामों में अपन पुंजित भी कह सकते हैं, सहत भी कह सकते हैं, सकेंद्रण भी कह सकते हैं, संकुलित भी कह सकते हैं। यानी हमने सघन या गुंचित अधिवास के अन्य नाम पुंजित, सन्नत, सकेंद्रण और संकुलित, ये सघन अधिवास के अन्य नाम हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि इस प्रकार के अधिवास मैदानी भागों में, यानी ये कहाँ पर पाए जाते हैं? मैदानी भागों में, समतल तथा पर्याप्त जल वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। यानी इस प्रकार के अधिवास, यानी किस प्रकार के सघन या गुंचित अधिवास? एक तो मैदानी, देखो मैदानी में भी आगे कौन सा मैदान होना चाहिए? उपजाऊ मैदान होना चाहिए। ऐसे करके उपजाऊ मैदान, समतल तथा पर्याप्त जल वाले क्षेत्रों में ही ये गुंचित और सघन अधिवास विकसित होते हैं। कहने का तात्पर्य है, लोग इन जगहों पर इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ सुविधा होती है। इसे मैदान होते हैं, ये मैदान कृषि के लिए भूमि प्रदान करते हैं। समतल जो एरिया होता है वहाँ पर बसावट आपको सघन मिलेगी। जहाँ पर्याप्त जल होगा वहाँ पे लोग आसानी से रहते हैं। तो इस तरह ऐसे इलाके सघन या गुंचित अधिवास विकसित होते हैं इन इलाकों में। और इसमें जो सघन बसे होते हैं, यानी ये कैसे बसे होते हैं? सघन बसे होते हैं। तो गुंचित और
सघन अधिवास का तात्पर्य यही है कि जहाँ घर पास पास और सघन बसे होते हैं उनको गुंचित और सघन अधिवास कहते हैं। कहाँ पर मिलेंगे? मैदानी भागों में, समतल भाग में जहाँ पर्याप्त जल उपलब्ध होगा आदि पर ये विकसित होते हैं। अब इनकी विशेषता है, सघन या गुंचित अधिवास की जो विशेषता है, इनकी क्या विशेषता रहती है तो इनकी चर्चा कर लेते हैं। देखो, एक नंबर पे एक इनकी सघन और गुंचित की क्या विशेषता है, एक नंबर पर हम देखते हैं खेतों के मध्य ऊंचाई वाले स्थानों पर, यानी इस प्रकार के अधिवास खेतों के मध्य बनाए जाते हैं लेकिन ऊंचाई वाले स्थानों पर, ताकि बाढ़ आए उस समय इनके घरों तक पानी नहीं पहुंच पाए। दूसरा है आवास पास पास रहते हैं। आवास का तात्पर्य भी हमने बात की थी कि आवास घर यानी पास पास रहते हैं, यानी इनके जो घरों के मध्य जो दूरी होती है वो काफ़ी कम होती है। सभी आवास एक जगह सकेंद्रित होते हैं। तीसरी विशेषता है सभी आवास एक जगह सकेंद्रित, यानी कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया होता है यानी क्षेत्र होता है, उसमें सभी आवास बने होते हैं। 4 नंबर पर देखते हैं सामाजिक प्रगाढ़ता तथा एक दूसरे के सुख दुख में सहभागिता, यानी जो सघन बस्तियाँ होती है या गुंचित बस्तियाँ होती है वहाँ पर आपको सामाजिक प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। अर्थात तात्पर्य ये है सामाजिक प्रगाढ़ता यानी उनके जो सामाजिक संबंध होते हैं काफ़ी मिलनसार होते हैं, क्योंकि सब साथ रहते हैं और साथ रहते हैं तो उनमें एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना जागृत हो जाती है। एक दूसरे के सुख दुख में वह एक दूसरे का सहयोग करते हैं, यही सामाजिक प्रगाढ़ता को दर्शाता है। फिर अगला अगर हम देखते हैं 5 नंबर पे, आवासों की संख्या 40-50 से सैकड़ों तक होती है, यानी आवासों की जो संख्या होती है कम से कम 40-50 और अधिक से अधिक सैकड़ों तक, यानी 100 से भी अधिक ही ये संख्या हो सकती है। तभी तो इनको गुंचित या सघन कहेंगे, क्योंकि अभी उदाहरण दिया था कि एक ताला होता है, उसका जो चाबी का गुच्छा होता है उसमें एक चाबी न होकर चाबी का पूरा वो गुच्छा होता है, तो यहाँ कह सकते हैं ये घरों का एक गुच्छा है यहाँ, तो इसलिए इसको गुंचित कहते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। हमने यहाँ 5 विशेषता पढ़ी सघन और गुंचित अधिवास की। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ कि ये खेत के मध्य बनाया जाता है लेकिन ऊंचे वाले स्थानों पे, आवास इसमें पास पास होते हैं, सभी आवास एक जगह केंद्रित होते हैं, सामाजिक प्रगाढ़ता तथा एक दूसरे के सुख दुख में सहभागिता, आवासों की संख्या 40-50 से सैकड़ों तक होती है। अब ऐसे कहाँ पर मिलेंगे, उदाहरण देखते हैं। ऐसे जो सघन या गुंचित अधिवास हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इनकी बात करते हैं भारत में ग्रामीण अधिवास इस प्रकार भारत में जो इस प्रकार के अधिवास है गंगा सतलज के मैदान में, मालवा के पठार पर, नर्मदा नदी तथा राजस्थान के मैदानी भागों में इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। पूछा जा सकता है भारत में सघन बस्ती कहाँ पर पाई जाती है, तो एक तो गंगा सतलज का जो मैदान है, मालवा का पठार है, नर्मदा नदी घाटी है, राजस्थान के मैदानी भाग है, वहाँ पर ग्रामीण अधिवास के कौन से प्रकार पाए जाते हैं, सघन या गुंचित अधिवास पाए जाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या पढ़ा। भी ग्रामीण अधिवास के प्रकार में पहला प्रकार पढ़ा है सघन या गुंचित अधिवास। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि इसमें जो मकान होते हैं सघन होते हैं, यानी पास पास बसे हुए होते हैं। अब दूसरे जो प्रकार हैं उसकी हम चर्चा करते हैं, वो प्रकीर्ण या एकांकी। नाम से ही प्रकीर्ण का मतलब होता है प्रकीर्ण यानी बिखरे हुए, एकांकी मतलब दूर दूर। तो जो सघन बस्ती का जस्ट अपोजिट है, सघन बस्ती में घर पास पास होते थे, प्रकीर्ण या एकांकी में अधिवास यानी घर एक दूसरे से दूर दूर बने होते हैं। तो समझ में आ गया होगा। जैसे ये कोई एरिया है, इसमें जो घर बनते हैं वो एक यहाँ बन गया,
एक यहाँ बन गया, दूर दूर बनते हैं, दूर दूर बनते हैं। जो सघन होते हैं उसमें घर क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। तो ये तो हो गया प्रकीर्ण और ये हो गया सघन। समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको हम समझ लेते हैं। ऐसे अधिवास छितरे और बिखरे हुए होते। छितरे का मतलब वही दूर दूर, बिखरे होते हैं, इसलिए आवास एक दूसरे से दूर और कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। देखो, जो एकांकी और प्रकीर्ण होते हैं, नाम से ही हमें बता दिया मैंने कि दूर दूर बने होते हैं। तो ऐसे जो अधिवास होते हैं वो बिखरे और छितरे हुए होते हैं और एक दूसरे से दूर दूर बने हुए कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। अर्थात तात्पर्य ये है, आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग अपने आवासों को अपने खेतों पे बनाते हैं, यानी कृषि भूमि पर बनाते हैं, जो वहाँ बनाते हैं। तो अपनी कृषि भूमि है उसमें एक स्थान वो ऐसा चुन लेते हैं जैसे ये किसी का एक खेत है, उसने यहाँ पर अपना क्या बना लिया, ये घर बना लिया, ये घर बना लिया। अब ये जो खेत बहुत बड़ा है, उसमें एक निश्चित जगह चुनकर उसने उसमें घर बना लिया। तो एक घर तो ये हो गया। अब ऐसे ही कोई दूसरा व्यक्ति अपने खेत पर एक घर यहाँ बना लेता है। तो ये इतना, इस खेत की जगह, फिर इसके बीच भी कोई जगह है, फिर उसकी जगह, तो ये घर और इस घर की दूरी काफ़ी हो जाती है। तो ये दूर दूर दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार खेत, इस प्रकार के जो अधिवास प्रकीर्ण और जो एकांकी अधिवास होते हैं वो खेत छोड़ छोड़ कर बनाए जाते हैं, यानी कृषि भूमि छोड़ छोड़ कर, यानी किसी व्यक्ति द्वारा अपने खेत पर, फिर दूसरे व्यक्ति द्वारा अपने खेत पर। तो खेत बहुत बड़ा होता है तो उन घरों के बीच की दूरी काफ़ी हो जाती है। तो ये एकांकी या इनको कह सकते हैं हम प्रकीर्ण अधिवास। इनकी विशेषता को हम समझ लेते हैं, विशेषता को कि आवास एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद व्यक्ति एकांकी रूप में रहते हैं, यानी एकांकी के रूप में मतलब जो सघन बस्ती होती है उसमें तो घर पास पास होते हैं, तो सभी मिलजुल कर रहते हैं। अब ये तो क्या होता है, खेतों पे बसे हुए होते हैं, तो एक घर के मध्य की दूरी काफ़ी अधिक होती है, इसलिए ये एकांकी उसको कहा है। व्यक्ति स्वतंत्र जीवन यापन करने का आदी होता है। तो कहने का तात्पर्य इतनी दूर रहता है कि वो अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से और स्वतंत्रता से वहाँ पर जीवन यापन करने का आदी हो जाता है। एक दूसरे के सहयोग की भावना कम होती है, क्योंकि इतनी दूर रहने पर एक दूसरे की से जान पहचान भी नहीं होती, तो वो सहयोग की भावना भी उनमें कम होती है। फिर 5 नंबर पे देखें हम, छुआछूत की भावना। इस प्रकार के अधिवासों में छुआछूत की भावना भी पाई जाती है, क्योंकि एक दूसरे से परिचित नहीं होने के कारण वह उनको ऊंच नीच वाली भावना भी उनमें रहती है। तो प्रकीर्ण बस्ती की हमने 5 विशेषताएं पढ़ी, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। घर एक दूसरे से दूर होते हैं, व्यक्ति एकांकी रूप में रहता है, स्वतंत्र जीवन यापन करने का आदी होता है, दूसरों के सहयोग की भावना कम होती है, छुआछूत की भावना भी इनमें होती है। अब इस प्रकार के कहाँ पर पाए जाते हैं, यानी इनके वितरण को समझ ले। एकांकी और प्रकीर्ण का वितरण कहाँ कहाँ पर है, तो उत्तरी अमेरिका की हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका में USA है, इसका पूरा नाम संयुक्त राज्य अमेरिका है। और उत्तरी अमेरिका में एक कनाडा है, वहाँ के प्रेरी प्रदेश। अरे प्रेरी प्रदेश का तात्पर्य है घास का मैदान है, यानी कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान हैं उनको प्रेरी बोलते हैं, ये नाम दिया गया है घास के मैदान को प्रेरी। तो उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान प्रेरी प्रदेश है वहाँ पे एकांकी या प्रकीर्ण देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर हम एशिया की बात करें, एशिया महाद्वीप के स्टेपी मैदान, कौन से स्टेपी मैदान, फिर गंगा के खादर क्षेत्र, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, तो ये समझ में आ गया। इस एशिया में तो स्टेपी, गंगा का खादर मैदान, क्योंकि गंगा एशिया में ही यानी भारत में है, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, तो इनमें भी एकांकी या प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियां आपको देखने को मिलती है।
देखो इनके पीछे क्या कारण है कि जो ये पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ भी घर आपको दूर दूर देखने को मिलेंगे। अब आगे हम बात करें दक्षिणी अमेरिका की बात करें, हमने 2 महाद्वीपों की तो कर ली बात। दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना नाम का एक देश है, वहाँ पर जो घास के मैदान हैं उनको पम्पास बोलते हैं, पम्पास बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान हैं उनको डाउन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको? डाउन्स बोलते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में है वेल्डस, उन घास के मैदानों को क्या बोलते हैं? वेल्डस बोलते हैं। तो ऐसे जितने भी घास के मैदान हैं, जैसे दक्षिणी अफ्रीका में वेल्डस, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, पम्पास जो दक्षिणी अमेरिका में है, एशिया में स्टेपी है और प्रेरी प्रदेश उत्तरी अमेरिका में है, ये सभी घास के मैदान हैं। इन घास के मैदानों पे आपको एकांकी या प्रकीर्ण अधिवास देखने को मिलेंगे। अब हम इम्पोर्टेंट बात करते हैं किसकी? राजस्थान में। ये पूछा जा सकता है राजस्थान में एकांकी या प्रकीर्ण अधिवास कहाँ पर? उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये तो है जिले। इन जिलों में भी एकांकी या प्रकीर्ण अधिवास देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ भी प्रकीर्ण अधिवास प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो यहाँ हमने प्रकीर्ण और एकांकी अधिवासों की चर्चा की कि किसे कहते हैं प्रकीर्ण अधिवास, फिर उसकी विशेषता देखी और फिर उसका हमने वितरण देखा। अब अधिवास में जो ग्रामीण अधिवास का जो तीसरा प्रकार है वो है मिश्रित अधिवास। तात्पर्य ये सघन और गुंचित अधिवास और प्रकीर्ण और एकांकी अधिवास की मिलीजुली जो व्यवस्था है उसी को मिश्रित अधिवास कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि ये मिश्रित अधिवास ऐसे अधिवास होते हैं जिसमें कुछ मकान गुच्छे में यानी गुंचित यानी सघन बसे होते हैं और कुछ मकान उसमें दूर दूर यानी दूर दूर रहते हैं, एकांकी के रूप में रहते हैं। यानी दोनों सघन के और प्रकीर्ण के दोनों गुण देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको कहते हैं मिश्रित अधिवास। इसमें मकान दूर दूर भी मिलेंगे और पास पास भी मिलेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। इसका सबसे पहले हम अन्य नाम की चर्चा कर लें। इसको अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय भी कहते हैं, अधिवास भी कहते हैं। अब मैंने आपको समझा ही दिया कि ये सघन और प्रकीर्ण अधिवासों के मध्य की अवस्था होती है जो किसी परिवार की संख्या में वृद्धि होने से, देखो समझ में आ रहा होगा, ये सघन और प्रकीर्ण की मिश्रित अवस्था है। अब ये कब बनते हैं? जो किसी परिवार की संख्या में वृद्धि होने से आवासों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पन्न होती है। अर्थात कब बनेंगे? परिवार के सदस्यों में वृद्धि होगी और वृद्धि होने के बाद फिर वह परिवार के सदस्य अलग रहेंगे, अलग मकान बना के रहेंगे, इस कारण ये उत्पन्न होती है। कहने का तात्पर्य है, मैंने उदाहरण दिया था प्रकीर्ण में, किसी एक व्यक्ति ने अपने खेत में एक मकान बना लिया। अब धीरे धीरे इस मकान में रहने वाले परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ती है, फिर वो भी अपना मकान इसी खेत में किसी कोने में बना लेंगे, फिर संख्या बढ़ेगी, बना लेंगे। ऐसे करते धीरे धीरे ये कैसा हो जाएगा? मकानों की संख्या बढ़ने के कारण ये भी कौन सा हो गया? सघन हो गया। तो फिर ऐसे दूसरा खेत होता है, तो ये एक खेत से दूसरे खेत के मध्य में दूरी होती है, तो कोई मकान यहाँ है तो यहाँ दोनों रूप देखने को मिल रहे हैं, ये तो सघन हो गया और ये एकांकी हो गया। तो एकांकी और सघन दोनों गुण इसमें देखने को मिलते हैं। तो मिश्रित अधिवास बनने का कारण ये होता है, परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ने के कारण मकानों की संख्या बढ़ती है, इसलिए ये मिश्रित अधिवास बनते हैं। और इसका उदाहरण है, ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया है कि मिश्रित अधिवास का कोई भी एक उदाहरण या कहाँ पाए जाते हैं। तो सांगोद जो कोटा में है, कोटा ज़िला में है, अपने राजस्थान में ही है, ये कोटा ज़िले में है, वहाँ की सांगोद तहसील है और सांगोद तहसील में खुर्द गांव है, वहाँ उस गांव में ये मिश्रित अधिवास देखने को
मिलते हैं, अर्थात वहाँ सघन भी है और प्रकीर्ण भी है। तो आपको मिश्रित अधिवास भी समझ में आ गया होगा। अब इसका जो 4th नंबर पर जो अगला नेक्स्ट प्रकार है वह है पल्ली या पुराना या पूर्वा, यानी पल्ली पुराना या पूर्वा अधिवास है। यानी पुराना थोड़ा आपकी बुक में पुराना दे रखा है, वो थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको पूर्वा बोलते हैं। अब देखो ये कहाँ पर, इस प्रकार के अधिवासों में आवास एक दूसरे से अलग किंतु एक ही बस्ती में बसे होते हैं। यानी इस प्रकार की जो पल्ली या पुराना होता है या पूर्वा होता है, उसमें आवास एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं, लेकिन एक ही बस्ती में बसे हुए होते हैं। यानी एक से तो अलग है, लेकिन वह एक ही बस्ती में बसे होते हैं। इस प्रकार की बस्तियों में अलग अलग भागों में अलग अलग जातियों के लोग निवास करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। इसको हम कह सकते हैं, जो पल्ली और पुराना को हम मोहल्ला बोलते हैं ना, मोहल्ला। एक ये मोहल्ला होता है, या अपनी स्थानीय भाषा में इसको पाड़ा बोलते हैं, पाड़ा। तो आज भी गाँवों में आपको मोहल्ला या पाड़ा देखने को मिलेगा, जो पर्टिकुलर एक ही जाति का बना होता है। जैसे हम कह सकते हैं मीणों का मोहल्ला, गुजरों का मोहल्ला। वहाँ एक ही समाज के लोग रहते हैं, घर एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन एक ही बस्ती में एक ही जगह बसे हुए होते हैं, और विशेष एक ही जाति के लोग वहाँ पर निवास करते हैं। ऐसे मीणों का मोहल्ला, गुजरों का मोहल्ला, धागड़ों का मोहल्ला, मालियों का मोहल्ला, ब्राह्मणों का मोहल्ला, ऐसे गाँव में आपको देखने को मिलते हैं। ये सब पल्ली या पुराना या पूर्वा के उदाहरण हैं। आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम नगरीय बस्ती के प्रकारों की चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।